गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब, बताइए। गुड इवनिंग मनु, सत्यम, दीक्षा, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए फटाफट से लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाएंगे, देर नहीं करना है। चलिए फटाफट से कमेंट करेंगे। आवाज़ प्रॉपर आ रही है, दिखाई प्रॉपर दे रहा है, अच्छा लग रहा है? चलिए फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कल की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी थी, और ये पूछने के बाद आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। जल्दी जल्दी आप सभी को शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है। दुर्गेश, राधे, वैभव, राजू, दीक्षा, सभी लोग अच्छे हैं। कई बार जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चों के नाम नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए माफ़ करिएगा। आगे सब लोग। वो दिन हवा हुए वाला सुनना है, ओके। वो दिन हवा वास्तव में हो गए, अब वो दिन नहीं है जो पहले थे। चलिए सुना दूंगा, पहले फटाफट से लाइव आ जाओ, शेयर करो। दीप सिंह गुड इवनिंग, कैसे हैं? प्रशांत कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई। स्टेनो मोटिवेशन, क्या नाम है आपका? संजना पटेल, सत्यम सिंह, नमस्ते भाई। चलो शेयर करो, फटाफट शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो, लोगों को जोड़ो। चलिए देखिए, पटवारी के एग्जामिनेशन के पर्पज से जो हम पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, कल हमने एक पेपर डिस्कस किया था, आज इसकी हमारी दूसरी क्लास है, सेकंड डे है। इसमें हमारा टारगेट है कि हम 20 में से 20 नंबर कैसे प्राप्त करें, ये हमें देखना है। उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था, क्या बताया था कि रणनीति हमेशा हमारा जो भविष्य होता है ना, वो हमारे इतिहास को देख करके बनता है। जो लोग अपने इतिहास से सीख लेते हैं उनका भविष्य जो है वो सुनिश्चित कर पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं, सुनहरा कर पाते हैं। और जो लोग इतिहास को इग्नोर कर देते हैं ना, उनका भविष्य चौपट हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इतिहास में जैसे आप पटवारी का इतिहास देखेंगे तो 2017 के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको देख लीजिए। उनको देख करके जितना डेटा है, जैसे क्वेश्चंस पूछे गए पहले वैसे क्वेश्चंस सारे तैयार कर लीजिए, एक एक पेपर को रट मारिए, और उसके बाद में आगे 30 से 40% ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल आप पढ़ लीजिए। आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, दूसरे के भरोसे बैठे रहते हैं, या आखिरी समय के लिए बैठे रहते हैं। शुरुआती दौर में टालते रहेंगे, टालते रहेंगे, टालते रहेंगे, फिर जब एकदम यहां तक आ जाएगा तब उसके बाद वो प्रयास करना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है ना। कभी आपको अचानक से रेस अगर दौड़नी पड़ जाएगी ना, तो आप अगर एकदम से दौड़ लगाओगे तो आपके हाथ पैर दर्द करने लग जाएंगे। इसलिए दौड़ की तैयारी करना है तो पहले से आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि एकदम से आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ जाए तो आपको थकान महसूस ना हो, आपके हाथ पैर जो है प्रॉपर काम करें। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। आपको मालूम वैकेंसी आएगी, 2023 में इलेक्शन है तो वैकेंसी आ सकती है। क्यों? क्योंकि 2017 में वैकेंसी तभी आई थी जब इलेक्शन होने वाले थे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पिछली बार 9300 वैकेंसी थी, इस बार 3000 के आसपास वैकेंसी। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए फटाफट से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है एमपी पटवारी पेपर डिस्कशन की। मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2017 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर है। आज हमारा डे 2 है, 9 दिसंबर 2017, शिफ्ट 2 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? इसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चंस भविष्य में आ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, और किस हिसाब से हमारी रणनीति होगी। आज की क्लास का पहला सवाल आपकी आंखों के सामने, फटाफट से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ जो है हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल आपके सामने है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को इस प्रकार बढ़ा दिया जाए कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? बोलो क्या आंसर होगा? महेंद्र, बढ़िया हूं भाई। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा? देखिए यहां पर पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता था,
इसके पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस प्रकार से पूछे गए हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया जाए। ये आती ही नहीं बात, इसकी बात ही नहीं होती थी। रेडियस को डायरेक्ट बोलता था कि रेडियस अगर 5% बढ़ा देंगे तो उसका एरिया पूछेगा कितना बढ़ जाएगा, और पेरीमीटर जो होगी मतलब सरकमफेरेंस जो होगी वो कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन इस बार उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि भाई त्रिज्या को इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि उसकी पेरीमीटर या सरकमफेरेंस जो है, जो उसकी सरकमफेरेंस होगी वो 5% बढ़ जाए, तो उसके हिसाब से जो उसका एरिया होगा वो कितना बढ़ेगा। ठीक है, फटाफट से बताओ। बच्चे ने कमेंट किया सी आंसर होगा, बिल्कुल सी आंसर होगा, वेरी गुड, सी आंसर होगा। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात आपको जो समझनी है वो ये समझनी है कि जैसे सपोज करिए हमने कहा कि भाई एक सर्कल है यहाँ पर और उसकी रेडियस को हमने मान लिया, कितना मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। कितना मान लिया, हम 100 मान लें। हम यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं पहले कि भाई सरकमफेरेंस का रिलेशन क्या होता है और एरिया का रिलेशन क्या होता है रेडियस के साथ में। तो रेडियस को अगर हमने 100 माना हुआ है तो मुझे बताइए अगर ये रेडियस 100 है तो इसकी जो सरकमफेरेंस होगी वो कितनी होगी। तो आप कहेंगे भाई 2πr वाली कंडीशन लगेगी। इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू कितना हो जाएगा r, मतलब कितना हो गया 100। तो आप कहेंगे भाई यहाँ से 200 पाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि भाई, उसने कहा कि हम इस प्रकार से बढ़ाते हैं। किस प्रकार से बढ़ाते हैं कि भाई उसकी सरकमफेरेंस जो है 5% बढ़ जाए। मतलब इसकी सरकमफेरेंस हमें कितना चाहिए, सरकमफेरेंस 5% बढ़ानी है, मतलब ये 200 है। कितना है, 200 है। तो सरकमफेरेंस अगर 5% बढ़ानी है तो इसका मतलब क्या होगा, 5%। इसका 5% कितना होगा, 10 होगा। मतलब सरकमफेरेंस कितनी होनी चाहिए, 210 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 210 होने चाहिए। तो 210 अगर हम सरकमफेरेंस कर लें तो नई वाली रेडियस बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे भाई R2 बताइए क्या होगी। तो R2 यहाँ से हमें कहेंगे 2 पाई और यहाँ पर ले लो आप R2, यहाँ पर आप R1 लेके चले। ठीक है, यहाँ पर R1 लेके चले तो यहाँ पर हो गया कितना, 210 पाई। तो देखो पाई से पाई कट जाता है, ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 105 हो गया। कितना हो गया, 105। इसका मतलब जो नई रेडियस है, नई रेडियस हमने जो बढ़ाई है वो कितनी बढ़ाई है, 5% ही बढ़ाई है। 100 थी, कितनी हो गई, 105 हो गई। इसका मतलब रेडियस भी कितनी बढ़ी, 5%। तो आपको यहाँ से एक बात समझनी है कि रेडियस को जितना भी परसेंट बढ़ाएंगे उतना ही परसेंट आपका सरकमफेरेंस भी बढ़ेगा। मतलब इसकी जो परिधि होगी, जितना परसेंट रेडियस बढ़ता है उतना ही परसेंट परिधि भी बढ़ती है। तो यहाँ पर परिधि अगर 5% बढ़ी है तो इसका मतलब रेडियस भी 5% ही बढ़ी है। बात समझ गया ना। रेडियस और सरकमफेरेंस का जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना परसेंट रेडियस मतलब त्रिज्या बढ़ेगी उतना ही परसेंट इसकी परिधि बढ़ेगी। तो एक बात आप ये समझ गए, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको यही ध्यान में रखना है कि परिधि अगर 5% बढ़ रही तो रेडियस भी 5% बढ़ा होगा। परिधि अगर 10% बढ़ रही तो रेडियस 10% बढ़ा होगा। अगर रेडियस 15% बढ़ रही तो परिधि भी 15% बढ़ेगी। तो एक बात तो आपको ये क्लियर हो गई मेरे हिसाब से कि रेडियस जितना बढ़ेगा उतना ही परिधि बढ़ेगी। तो हमें समझ में आ गया भाई रेडियस यहाँ पर अगर परिधि के बारे में बात की 5% बढ़ रही है तो इसका मतलब रेडियस भी कितनी बढ़ी, 5%। और रेडियस जो है यहाँ पर कितनी बढ़ गई, 5% बढ़ गई। और 5% बढ़ गई तो आपको मालूम है कि एरिया जो होता है, जो एरिया होगा वो क्या होगा, हम लगाएंगे यहाँ पर R प्लस R इंटू R अपॉन 100%। तो यहाँ से इसका इफेक्ट जो है वो आ जाएगा। 5 वैल्यू रख दीजिए, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, अपॉन कितना हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा परसेंटेज। तो 5 और 5 10 प्लस 25/100। इसका मतलब कितना बनेगा, आप कहेंगे भाई यहाँ से बनेगा 10.25% हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्लास 9:30 बजे स्टार्ट हुई है। क्लियर है। आशीष सनोदिया, क्लियर है भाई, बन गया। अब आपको अगर एरिया चेक करना है तो उसी प्रकार से आप एरिया भी चेक करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, देखो रेडियस को अगर R% से बढ़ाया घटाया जाए, R% से बढ़ाया घटाया जाए तो इसकी जो सरकमफेरेंस होगी, मतलब परिधि लिख लेना इसको, क्या हो जाएगा
परिधि उतना ही परसेंट में चेंज होगी। ठीक है, जितना परसेंट रेडियस चेंज हुई है, अगर बड़ी है तो उतना ही परसेंट बढ़ जाएगा, घटी है तो उतना ही परसेंट घट जाएगा। और एरिया की बात करें तो एरिया जो होगा, एरिया पे जो इफेक्ट आएगा, नंबर 1 क्या होगा, R प्लस R इंटू आर बाई 100%। अगर रेडियस बढ़ रही है तो, अगर रेडियस घट रही है तो माइनस रख दीजिए यहाँ प्लस की जगह पे, तो माइनस आर प्लस R इंटू आर बाई 100%। ये कॉन्सेप्ट रखना बढ़ाने और घटाने के लिए, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए। ओके, अक्षय आपका एग्जाम है नागपुर में, वेरी गुड। CVG 2, चलो बहुत अच्छे, बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो गया, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार घटाएगा एक बार बढ़ाएगा तब उस केस में क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस पुटअप कर देना और कॉन्सेप्ट लगा के आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 2 पे आइए, बेहतरीन सवाल है ये, सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर करो, एकदम बढ़िया सवाल है, आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। क्लास का पता करने के लिए बच्चे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि आज क्लास है कि नहीं है। ठीक है, रेगुलर का मैं कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा प्रोफाइल कुछ इस तरह से है, तो जितना मैं आपको समय दे सकता हूं मैं आपको समय देने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, एक दुकान ने कमीजों का प्राइस 60% अंकित किया, उन्होंने इन कमीजों का एक तिहाई भाग, ठीक है, इस मूल्य पर तथा अन्य एक तिहाई भाग को अंकित मूल्य पर, ठीक है, 20% का डिस्काउंट या 20% की छूट पर विक्रय किया, और शेष कमीजों का विक्रय उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर किया, तो कुल लाभ या हानि की प्रतिशतता क्या होगी, हमें बताना है। बताओ, एकदम बेहतरीन सवाल है। देखो, उसने क्या कहा कि एक दुकान ने कमीजों का मूल्य जो है 60% अंकित किया और उन्होंने इन कमीजों का एक तिहाई, देखो यहां पर दिया है एक तिहाई, तो इसी को उठा लीजिए आप, एक तिहाई को। एक तिहाई का मतलब क्या, टोटल इतने शर्ट हैं, उनमें से एक को उसने क्या किया, MRP पर बेचा, उसने क्या किया, एक को MRP पर बेचा, और बाकी जो एक तिहाई था उसको MRP से 20% डिस्काउंट पर, और बाकी जो बचा खुचा था उसको 50% डिस्काउंट पर बेच दिया। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस हमें बताना है। आया समझ में? आंसर नहीं आ रहे हैं किसी के? पूजा नायक, थैंक यू सो मच, कह रहे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, वो तो आप लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलो बताओ भाई, देखो यहां से क्वेश्चन को हमने पकड़ लिया, एक तिहाई हमने उठाया, इसका मतलब टोटल शर्ट कितने हैं, 3 मान लेते हैं हम। कितने मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। टोटल शर्ट हम क्या करते हैं, 3 मान लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं CP, यहां पर लिखता हूं मैं MRP, और यहां पर लिखता हूं जिस पर बेचा उसने SP। बोलो समझ आया? तो यहां पर क्वांटिटी की अगर बात करें तो टोटल 3 शर्ट मानते हैं, एक शर्ट हम मानते हैं कितने का है, 100 रुपए का। कितने का है बोलो, 100 रुपए का। एक शर्ट हमने माना है 100 रुपए का है, और दूसरा शर्ट भी कितने का है, तो आप कहेंगे भाई 100 रुपए का, क्योंकि सबकी कीमत समान होगी। और तीसरा शर्ट जो है वो कितने का, वो भी कितने का है, 100 रुपए का है। उसने कहा MRP कितना अंकित किया, देखो यहां पर MRP कितना किया, तो MRP उसने 60% बढ़ा दिया, मतलब 100 रुपए की चीज थी उसको कितना कर दिया, 160 कर दिया। कितना, हर एक शर्ट जो है वो कितनी कर दी, 160, इसकी भी प्राइस कर दी, 160 दूसरी की भी प्राइस कर दी, और 160 तीसरे की भी प्राइस कर दी। ये तो किया उसने, क्लियर है? हाँ, 160 मतलब हर एक पर कितना बढ़ा दिया उसने, 60% ज्यादा अंकित कर दिया, यही तो बोला उसने। तो 100 की चीज कितने की हो गई, 60% बढ़ा के 160 रुपए की हो गई। क्लियर है? यही तो बोला उसने। ठीक, अब बेचने की बारी आई तो देखो उसने क्या कहा कि उसने इसका एक तिहाई मतलब 3 शर्ट में से एक शर्ट को कितने पर बेच दिया, उसने अंकित मूल्य पर, देखो उसने इस प्राइस पर, इस मूल्य पर, तथा अन्य एक तिहाई भाग को अंकित मूल्य से 20% डिस्काउंट पर, और जो शेष बचा है उसको MRP से 50% डिस्काउंट कर दिया। इसका मतलब टोटल 3 में से एक, भाई 3 अगर टोटल है तो 3 में से एक तिहाई बनेगा, और 3 में से एक दूसरा तिहाई बनेगा, और 3 में से एक तीसरा तिहाई बनेगा। सबको जोड़ दोगे तो 1 हो जाएगा कंप्लीट, मतलब तीनों वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर है? तो 3 में से एक,
को एमआरपी पर बेचा, मतलब कितने पर बेचा, इतने पर ही बेच दिया, कितने पर, 160 पर बेच दिया, ठीक है। दूसरे को क्या किया, 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मतलब कितने पर, आप कहेंगे 20% डिस्काउंट कर दो मतलब 80%, तो यहां पर 16 मट्ठे 128, 128 में बेचा। और तीसरे को कितने परसेंट डिस्काउंट पर, 50% डिस्काउंट कर दिया, 50% कम कर दिया, इसका मतलब ये कितना बचा, 80। तो टोटल एसपी कितना हो गया, जोड़ लो, यहां पर 8 हो गया, यहां पर 6 2 8 8 16, और यहां पर 2 1 3, 368 में बेचा। थे कितने के ये, 3 शर्ट जो थे, 3 शर्ट कितने के थे, 300 के थे। तो टोटल सीपी कितना है, 300, और बेचा कितने में, 368 में। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या हुआ, उसे प्रॉफिट ही हुआ ना, यहां से यहां तक जाने पर क्या हो गया, प्रॉफिट कितने का हुआ, 68 रुपए का, और कितने पर हो गया, 300 पर। तो 300 पर कितने का प्रॉफिट, 68 का, इंटू क्या करना है आपको, 100% करना है, 100% निकाल लो, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट का परसेंटेज यहां से ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2/3 है ना, प्रॉफिट है क्योंकि ज्यादा है ना ये 68, तो 22 सही 2/3% प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल आ गया। 23 सही 1/3 नहीं है, हाँ 22 सही 2/3 है, 22 2/3%। तो इसको आप फटाफट से छाप लीजिए या फिर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आ गया समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इस सवाल का, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 22 सही 2/3। महेंद्र सिंह लोधी, एसएसबी में फिजिकल निकल के आपकी कमी खल रही है। कोई बात नहीं, आपका रिटर्न है, अगर कुछ मेरे से पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा आपको बताने की। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। उसने कहा एक भिन्न दिया है, भिन्न क्या है, मतलब एक फ्रैक्शन दिया है 4536, 4536 इसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में 49896। इसको बोल रहा है सिंप्लीफाई करके बताओ क्या होगा, क्या आंसर होगा। सबसे सरलतम रूप ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जल्दी बताओ फटाफट से, फटाफट बताइए। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि सर पीडीएफ तो शेयर कर ही देंगे, हम क्वेश्चन लगा लेंगे, 1 घंटा हमारा जाएगा, 1 घंटा बर्बाद करने से अच्छा है कि हम खुद ही कर लेंगे। अरे भाई खुद ही करने वाले होते ना तो एग्जाम भी निकाल के बैठ जाते। बहुत सारे बच्चों का सोचना यही होता है कि हम यहाँ पर टाइम देने से अच्छा है कि हम खुद ही कर लेंगे। खुद से कुछ नहीं होता है। मैं तो आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे मालूम है कि थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में, क्योंकि जो आपका आलस है ना उसे आप खुद दूर नहीं कर सकते। मेरा यहाँ पर आना केवल ये है कि आपका आलस से दूर हो जाए। मैं बस आपको इतना सपोर्ट कर दूं कि भाई मैं आपको मैथ्स डिस्कस करा रहा हूँ, बाकी के सेक्शन आप रेगुलरिटी मेंटेन करके अपने आप से कर लें। ये क्लास केवल इस पर्पज से कि आपको रेगुलरिटी मिल जाए। आप अगर नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो आप सॉल्व करना शुरू कर दें और आपको हल्का सा मोटिवेशन सपोर्ट मिल जाए। मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ये पेपर से मेरा क्या लेना देना है बोलो, एमपी पटवारी से मेरा क्या लेने देना, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है करने की, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग इतना प्रेम करते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सपोर्ट करके मैं आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। बाकी अब मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आपको इतना तो करना चाहिए कि सेशन को अटेंड करने का प्रयास तो करना चाहिए, चाहे आप किसी भी हाल में हो। लेकिन पढ़िए, थोड़ा सा रेगुलरिटी मेंटेन करिए। क्लासेस का उद्देश्य होता क्या है कि केवल रेगुलरिटी मिल जाए, बाकी तो आप कर ही लोगे, लेकिन घर पे पड़े पड़े अपने आप से कभी चेतना नहीं जागती है। लगेगा भी तो भी आप टालते रहोगे, आप आलस से करते रहोगे। और आलस से को एक बार, बस एक बार आप भगाइए। जो काम आपके मन में आ रहा है तुरंत करिए, देर नहीं करिए, टालिए मत किसी भी प्रकार से। कितना भी मन करे टालने का, लेकिन मत टालिए। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ये गलती एक दिन आपको बहुत महंगी पड़ेगी। टालना बहुत खराब चीज है, इसलिए ध्यान रखिए। चलिए आंसर करेंगे। चलो इसको न्यूनतम पदों में निकालना है तो कैंसिल आउट करेंगे। देखो 45 और 36 है, 9 से कट जाएगा ना, तो 9 पंजे 45, 0 9 चौक 36, यहां पर 9 पंजे 45, कितना बच गया बोलो 4, 9 पंजे 45, कितना बच गया 3, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ये बनेगा। फिर से काट दीजिए इसको,
ठीक है, 9 से कट जाएगा 5 4 9, 9 पंचे 45, 5 9 छक्के 54। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो, तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पर 9 छक्के 54, 1 9 एकम 9 और 9 छक्के 54। फिर 8 से या 7 से काट दो, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से काटने पर देखो भाई, या आप 7 से भी काट सकते हो या 8 से भी काट सकते हो। ठीक है, 8 से काट दें, 8 7 56 और यहाँ पर 8 7 56, 8 7 56, ये हो गया। फिर आप काट दो 7 से, 7 एकम 7 और 11 7 77, कितना आ गया 1/11। ठीक है, ए आंसर हो गया। क्लियर है? ये तो आपने सिंपलीफाई कर लिया, ये तो मेथड की बात हो गई, लेकिन आप खुद सोच करके देखिए कि यहां पर जो सवाल आपके सामने दिया है, हाँ वैभव आप सही बोल रहे हो, 4536 ऊपर लिखा है और 49896 नीचे लिखा है। अब आप खुद सोच करके देखिए, मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिए कि जब ये टर्म हमारे सामने लिखा है, हमको सॉल्व ही करना है। अगर सॉल्व ही करना है तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई यहां पर डिविजिबिलिटी लग रही, किसकी लग रही डिविजिबिलिटी, 11 की लग रही। ठीक है भाई, जब आप डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हो तो यहां पर देखिए, यहां भी तो 11 है, इसके अंदर भी तो 11 है और 231 के अंदर भी 11 है और इसके अंदर भी 11 है। तो आप कैसे बोलोगे कि भाई 11 यहां पर रह जाएगा, 11 तो इसके नीचे भी है, 11 इसके नीचे भी, 11 इसके नीचे भी, 11 इसके नीचे भी। तो हम ये नहीं कह सकते श्योरली कि भाई यहां पर 11 की डिविजिबिलिटी, इसलिए हम ये तय कर लेंगे 11 तो सब में लग रहा है, इसलिए इस सवाल को आपको पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी और में नीचे 11 नहीं होता, इसमें ना होता, इसमें ना होता, इसमें ना होता, तब हम डिविजिबिलिटी लगा के आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन अच्छा है कि आप डिविजिबिलिटी सोच करके बढ़ जाओ आगे, लेकिन आपको यहां भी देखना है कि यहां भी तो 11 बच रहा है। ठीक है, बिल्कुल महेंद्र, तुमको मेरी कही गई सारी लाइंस याद हो गई है ना? हाँ, अच्छी लाइंस हैं, ध्यान से सुनिए, मैं एक बार दोहरा देता हूं कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर ए गालिब। सोचने से, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, बहुत गहराई है शब्दों में, कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर ए गालिब, कि चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। शब्द बहुत गहरे हैं, है ना, कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर ए गालिब, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। बड़े अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 4। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, कोई जरूरत नहीं है। 4/5 का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा भाई, कर लीजिए इसको। ठीक है, भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के आप यहां पर 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, फिर यहां पर कितना हो जाएगा, 0 आ गया है ना, 5 8 40, कितना हो जाएगा बोलो, 0.8, ये आंसर आ गया। ठीक है, इतना आसान सवाल, एक एक सेकंड के सवाल भी आते हैं एग्जाम में। शुभम गड़ेकर, ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ाता हूं भाई, मैं बंद कर दिया है। ठीक है, अब नहीं पढ़ाते, अब तो यहीं पर मिलना जुलना होगा आप लोगों से। जॉब ज्वाइन करने के पहले पहले कोचिंग पढ़ाते थे ऑफलाइन, जब से ज्वाइन किया है तब से अब नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, और पढ़ा भी नहीं सकते हैं। क्लियर है? अब तो बस आप लोगों के लिए, चैरिटी के लिए हम पढ़ाते हैं, परोपकार के लिए पढ़ाते हैं, ताकि आप लोग इस चीज़ का लाभ ले सकें और जो हमारा शौक़ है वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो हमारी हॉबी है पढ़ाना, वो भी हम इसको कंटिन्यू कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि भाई इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 100 दिया हुआ है, 100 इंटू दशमलव हटा के नीचे क्या करना है आपको, इस पोर्शन का दशमलव हटाना है। तो कैसे हटाओगे, 967, ये तो आपको पता ही होगा। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 रखते हैं और बाकी कितने टर्म है यहाँ पर, देखिए कितने अंक हैं उतना 0, ये बन गया। और यहाँ पर कितना है, 1000 है, और यहाँ पर कितना है 967। इसका दशमलव हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100, इंटू कितना है 10, फिर आगे क्या है इंटू 967। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल करेंगे
देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपका 10,000, ये कट गया, ठीक है, यहाँ से ये कट गया और यहाँ से 10 और ये 100 कट गया। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, 967 एक बार, 967 एक बार, 967 एक बार, गुणा में है सब, तो 967 कितनी बार है, 3 बार, तो इसकी पावर 3। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? बोलो, आ रहा है समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर दिया हुआ है कि भाई 64 की पावर है -2/6। क्लियर? इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक। तो कितना बन गया, आप कहेंगे भाई 64 की पावर बन गई माइनस का 1/3। क्लियर है? अब देखिए अगर यहां पर 64 की पावर 1/3 होता तो मैं क्या करता, इसको इस प्रकार से लिख सकता था, क्यूबिक रूट ऑफ 64 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। लेकिन यहां पर चूंकि पावर क्या है, माइनस में है, जब ये माइनस में है तो हम इसको ऐसा लिख देंगे 64 की पावर यहां पर -1, ठीक है, और ये हो जाएगा क्यूबिक रूट। क्लियर है? इस प्रकार से लिख देंगे, बनेगा। अब क्या करना है, आपको मालूम है कि यहां पर तो क्यूबिक रूट रहेगा ही रहेगा, और 64 जो है ये इनवर्स है, तो ये हो जाएगा 1/64, 1/64, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा 1 क्यूबिक रूट ऑफ 64, और 64 क्या है, 4 × 4 × 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा, बोलो 1/4, 1/4 आपका आंसर होगा इस सवाल का। और इस प्रकार से आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। भोपाल में आपकी बहुत ज़रूरत है, आप जैसे पढ़ाते हो कोई नहीं पढ़ा रहा भोपाल में। अब देखो आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब वहाँ आना संभव तो नहीं है, लेकिन आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। प्रशांत, मैं रायपुर से लाइव हूं, चलिए फटाफट से आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात क्या होगा। देखो एक वर्ग है, उसने कहा कि भाई यहां पर एक वर्ग है, ध्यान से देखिएगा, एक वर्ग बना लिया, ठीक है, और साथ ही साथ एक और वर्ग हम बना लेते हैं, और ये वर्ग कुछ इस तरह से होगा कि इस वाले वर्ग के लिए किसका काम करेगा, ये इसके विकर्ण का काम कर देगा, ये इस तरह से बनेगा ये, ठीक है, ऐसा। क्लियर है? तो आप सभी जानते हैं बच्चे कि मान लीजिए यहां पर इसकी साइड अगर 1 यूनिट है, अगर ये 1 यूनिट है, पहले वाले वर्ग के लिए साइड 1 यूनिट है, तो विकर्ण पाइथागोरस से कितना होता है, बोलो √2 होता है, √2 होता है। इसका मतलब इस वाले की साइड, ये जो विकर्ण वाला है ना वर्ग, इसकी साइड कितनी होगी, बोलो √2 होगी। तो इनका एरिया का रेशो हमें बताना है, क्या बताना है, इनका एरिया का रेशो। तो एरिया का रेशो क्या होगा, साइड का स्क्वायर होता है, तो पहले वाले का क्या होगा 1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले का क्या होगा √2 का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा। इसका मतलब एरिया क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा 1:2 के रेशो में।
आंसर हो जाएगा 1:2। इतना आसान सवाल है। तो ये मेंसुरेशन के सवाल इतने छोटे छोटे पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल के मेंसुरेशन की आवश्यकता नहीं यहाँ पर। बेसिक अगर नॉलेज आपको है तो आप कर पाओगे चीज़ों को आसानी से। ठीक है, पंचायती राज समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी बुक से पढ़े? कुछ बुक्स अभी मार्केट में आने वाली, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और बाकी कोई ना कोई यूट्यूबर होगा जो कि यूट्यूब पर पढ़ा रहा होगा, आप रिसर्च करिए, अगर अच्छा आपको लगता है तो आप वहां से पढ़ लीजिए, लेकिन अपनी तैयारी को आप कंसिस्टेंट रखिए और कंटिन्यू रखिए। ठीक है, बहुत सारे माध्यम आजकल पढ़ने के। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि भाई पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है ना। x का मतलब क्या है कि अगर यहां पर x है तो ये सब x के टर्म में है। क्या है, ये सब x के टर्म में है ना। लेकिन अगर यहां पर p1 होगा, अगर यहां पर p1 होगा तो x की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, यही तो होगा। बस इसको ही सॉल्व कर दो। यहां पर 1 माइनस का 2 और प्लस का 3, कितना बचेगा बोलो? 3 और 1 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। कितना आंसर हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। x की जगह पे आपको 1 रखना है क्योंकि p1 ये दिया है। px का मतलब क्या है? px का मतलब ये सब है, तो p1 का मतलब x की जगह पे 1 आ जाएगा। पूरा का पूरा सेम रहेगा बाकी। ठीक है, चलिए वैभव, संजना, नीर रघुवंशी, जितेंद्र, सभी का आंसर आ गया। मयंक आ रहा है समझ में, मधु पटेल, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए फटाफट से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई यहां पर उसने पूछा कि आप बताइए 0.013 का वर्ग क्या है। ठीक है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.013। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप 13 का स्क्वायर कर दीजिए। आप जानते हो कितना होता है, 169 होता है। लेकिन यहां पर दशमलव लगा है, डेसिमल लगा है, कितने अंक के बाद? 3 अंकों के बाद। तो दशमलव जब 3 अंक के बाद लगा है तो हमको मालूम है कि हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है 2 बार, है ना। इसका मतलब आप ये समझिए कि जब भी गुणा होगा ना तो 3 यहां से काउंट करो, 3 यहां से काउंट करो, कितने हो गए? 6। तो टोटल 6 अंकों के बाद क्या लगेगा? दशमलव। तो 169 जो आपका स्क्वायर आएगा, ये 3 अंक तो है ही, 3 अंक और यहां पे बढ़ा लीजिए, 3 डिजिट, बस ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही आएगा। तो 13 का स्क्वायर आपको देख के पता चल गया 169 है, तो 169 के बाद यहां पर आपको बढ़ना है इस तरफ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, 0.000169 आंसर होगा। वेरी गुड संजना, करिश्मा बहुत अच्छे, मनु वेरी गुड, प्रकाश, आशीष, मधु पटेल वेरी गुड। सभी बच्चे कमेंट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। देखिए लास्ट क्लास में या पिछली क्लास की लिंक भी, जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, पिछली क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप देख लेना। एक पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह के एक एवरेज का सवाल, मैंने आपको क्या कहा था कि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए एवरेज के, उनमें 5 संख्याओं से ज्यादा नहीं दिया। इनका एवरेज निकालने को बोला, तो कुछ नहीं करना है आपको, आप सम कर लीजिए। यहां पर कितना है? 44 है, 57 है, 41 है, 28 है और 30 है। ठीक है, जोड़ देंगे 8 1 9 7 16 और 4 20, कैरी आई 2, 4 2 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, कितना हो गया? 200। 200 सम आ जाएगा। कितनी संख्या है? टोटल सम 200 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बोलो? 40। 40 आपका उत्तर हो गया। इतना आसान सवाल एग्जाम में पूछा जाता है एवरेज का। तो इस तरह से एवरेज निकालना तो आप सीख ही लेना, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल तो ऐसा आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत आसान सवाल था। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 11। चलिए ये सवाल बहुत अच्छा है, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, एक आदमी अपनी यात्रा 6 घंटों में पूरी करता है। कितने घंटों में पूरी करता है? 6 घंटों में अपनी यात्रा पूरी करता है। आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बची हुई आधी दूरी को, मतलब शेष दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्ण करता है। तो उसके द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें बताना है। बताओ, ये करके दिखाओ। जल्दी से आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे।
देखिए टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, बोलो 2D है। कितनी है? 2D है। 2D हमारी टोटल डिस्टेंस है। और हम जानते हैं कि भाई स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या हम कह सकते हैं टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो ये आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये चीज हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, टाइम उसने टोटल दिया है। देखो पहली डिस्टेंस जो है डी को, वो चल रहा है कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बन गया? टाइम बन गया। ये बन गया आपका T1। ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 90 की स्पीड से जो डिस्टेंस कवर की, ये क्या हो गया? इसमें दूसरा टाइम लगा होगा T2। ठीक है, मतलब हमने कहा डिस्टेंस D कवर करने में उसने देखा कि 60 की स्पीड से चलेगा डी डिस्टेंस को T1 टाइम लगेगा, और 90 की स्पीड से चलेगा उसी डिस्टेंस को, मतलब बराबर डिस्टेंस को, T2 लगेगा। तो यहाँ पर T1 और T2 मिलाकर टोटल टाइम कितना लग रहा है? T1 प्लस T2 मिलाकर के टाइम कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहा है। तो बस यहाँ पर इनको जोड़ दो, बराबर कितना हो गया? 6 घंटे। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, डी आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 60 इंटू 90, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 प्लस 60। ये बताने की आवश्यकता नहीं है क्यों हो जाएगा, क्लियर है? यहाँ से कितना हो गया बोलो? आप कहेंगे भाई डी निकालना है, तो 6 इंटू 60 इंटू 90 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 9 6 15 150। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखते हैं 6 से कितना हो गया बोलो? 25, 5 से 5 बार, और 5 से कितना? 12 बार, और 5 से काट दो कितना? 18 हो गया। 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 216। तो एक डिस्टेंस डी बराबर आ गया 216। तो टोटल डिस्टेंस कितनी? 2D, मतलब 2 इंटू 216, मतलब कितना हो जाएगा? 432 टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर है? बिल्कुल, ये तो बेसिक तरीका है करने का, है ना? ये बेसिक तरीका है, मैंने आपको बता दिया। एक तरीका और है, हम क्या कर सकते थे? जल्दी करना है तो हम ये कर सकते थे कि पहली डिस्टेंस जो है, मान लीजिए डी डिस्टेंस को 60 चलता है, और दूसरी डिस्टेंस जो है 90 चलता है। डिस्टेंस दोनों केस में बराबर है, तो इनका एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा बोलो? आप कहेंगे भाई 180 हो जाएगा। कितना हो गया? 180। 180 अगर हो गया तो ये डी की वैल्यू है 180। डी की वैल्यू कितना है? 180 है। तो एक और डी कितना होगा? तो आप कहेंगे दूसरा डिस्टेंस जो है वो भी 180 होगा। तो यहाँ पर दोगुना करके मान के चलिए, अगर इस 180 को 60 से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे भाई 180 6 3 18 3 हो गया, और 90 से चलेगा तो 180 कितना लगेगा? 2 लगेगा। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये टाइम है ना? तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया उसने? 6 घंटे दिया। 5 की वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 6/5। तो यहाँ से कितना यूनिट डिस्टेंस है? तो आप कहेंगे भाई 180 दूनी 360, तो 360 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 360 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, अगर 360 की वैल्यू हमें निकालनी है, क्लियर है, तो निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। या हम 180 की वैल्यू निकालें, फिर दोगुना कर देंगे। अगर 180 की वैल्यू निकालोगे तो यहां से कट के कितना हो गया बोलो? 36, और 36 छक्के कितना हो गया? 216 हो गया। 216 जब ये आ गया तो यहां पर 180 की वैल्यू कितनी आ रही है? 216 आ रही है। तो 360 की वैल्यू कितनी होगी? 360 हमने डिस्टेंस मानी ना, कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट 360 से गुणा करते, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए 432। ठीक है, यहां से भी कर सकते थे, ये भी तरीका हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, जिन लोगों ने पढ़ा है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। बहुत आसान सवाल है, एज का सवाल उसने पूछा। देखिए, मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का कितना है? दोगुना है। मतलब
इसकी एज कितनी है? अगर 1 यूनिट है तो इसका चचेरा भाई जो है वो कितना है? 2 यूनिट होगा। ठीक है, दोनों की एज का अंतर हमेशा सेम रहता है। एज का अंतर कितना है? 1 यूनिट है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? बोलो 20। 1 की वैल्यू 20 है। तो उसने कहा मेरी आयु बताइए, तो मेरी आयु जो है वो भी तो 1 इकाई है, तो 1 की वैल्यू 20 ही तो है, तो आंसर कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है हाँ, जल्दी करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल। बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। टाइम एंड वर्क का सवाल है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई ए किसी कार्य को 16 दिनों में, ए किसी कार्य को करता है कितने दिन में? 16 दिन में। ए किसी कार्य को करता है 16 दिन में, और बी उसी कार्य को करता है 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। ठीक है, दोनों साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर अचानक से ए छोड़ देता है, तब कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने अधिक दिन कार्य करना पड़ेगा? तो टोटल वर्क यहां पर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 80 एलसीएम, 16 पंचे 80, 20 चौका 80। ए प्लस बी शुरुआती दौर में जब काम करते हैं तो कितने दिन तक काम करते हैं? 4 दिनों तक काम करते हैं। तो ए प्लस बी का 4 दिनों का काम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे भाई 5 4 9 इंटू 4, 9 चौक कितना हो गया? 36 इकाई काम कर लिया। टोटल काम 80 था, तो 80 में से अगर 36 जाएगा तो बचेगा कितना? 44 काम बचेगा। अब ये 44 काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी को कितना टाइम लग जाएगा 44 काम करने में? कितनी स्पीड से करता है? 4 की स्पीड से करता है, तो कितना हो जाएगा? बोलो 11 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे बचा हुआ काम करने में। खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल 11 आंसर होगा। आया सभी का आंसर? हाँ, ये सवाल ओरली भी कर सकते थे। शिवम लोधी आ गया, आशीष, महेंद्र, क्लियर है सभी को? वैभव, नीर, मनु, मुकेश, मयंक। चलिए बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। बहुत आसान सवाल है। ये सवाल किस कॉन्सेप्ट से आया? M1 D1 बराबर M2 D2 से आया। इसमें कहा जा रहा है कि भाई 48 आदमी, कितने आदमी थे? 48 आदमी। 48 आदमी 20 दिनों में एक खाई को खोद सकते हैं, तो 15 दिनों में खोदना है तो कितने आदमी चाहिए? बस ये निकाल दो, है ना। 15 दिनों में अगर खोदना है तो M2 की वैल्यू निकालिए। तो यहां से कितना हो जाएगा? 5 थी 15, 5 चौके 20, और 3 से काट दो कितना? 16 थी 48, तो 16 चौके 64 आदमी चाहिए। M2 की वैल्यू कितनी हो गई? 64। ठीक है, खत्म। इतना आसान सवाल। तो जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग पहले आपको चैप्टर्स तैयार करना है कि पहले किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले वही हम चैप्टर मैथ्स में तैयार करें। 100 150 क्वेश्चन आप लगा डालिए व्यापम के। ठीक है, उसके बाद फिर जो रिमेनिंग चैप्टर्स आपको लगता है कि भाई यहां से भी संभावना बनती है कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया, फिर उन चैप्टर्स को तैयार करिए। तो इस प्रकार से आपके 20 में से 20 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और रीजनिंग के जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 5 से 6 टॉपिक्स हम निकालेंगे। अगर पहले कभी पूछा गया होगा या रीजनिंग आप पढ़े हुए होंगे तो रीजनिंग की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। बाई चांस 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के रख दिया तो पहले तो इतना नहीं रखा, है ना। 1 ही 2 क्वेश्चन कभी किसी पेपर में पूछे गए, बाकी जरूरी नहीं पूछे गए। इस पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया रीजनिंग का, लेकिन फिर भी आप तैयार रहना बैकअप में कि अगर 5-7 क्वेश्चन कभी निकाल दिया तो आपको रीजनिंग बनना चाहिए। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आएंगे। सवाल नंबर 15। देखिए, अब ये जो सवाल है ना, ये हर बार लगभग पूछा गया। कल की क्लास हमने डिस्कस किया था, कल की क्लास में तो ये सवाल जो है आपको देखने को मिला हुआ इसी तरह का, बस वैल्यू चेंज है, सेम क्वेश्चन आया कि विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु कितनी? 24 वर्ष थी। मतलब हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज था वो कितना था? बोलो 24 था विवाह के टाइम पे। विवाह से जो है 7 वर्ष आगे आए, ये फुल स्टॉप है भाई, ध्यान रखना, 17 वर्ष नहीं है। आफ्टर 7 ईयर्स, ये 7 ईयर्स है। ठीक है, तो विवाह के 7 वर्ष के बाद तो 7 वर्ष हर एक की एज बढ़ जाएगी, तो हर एक बंदा कितने को होगा? अभी वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ
का जो एवरेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे भाई 31 वर्ष होने चाहिए, 31 वर्ष। लेकिन अभी वर्तमान में उसने कहा कि हस्बैंड, वाइफ और इनका एक बच्चा भी है, इनका जो एवरेज है वो कितना है, बोलो 22 वर्ष। कितना है, 22 वर्ष। तो इन दोनों के पास जो एज है, इन दोनों के पास जो एज है वो कितना कितना है, तो आप कहेंगे भाई 24 7 31 वर्ष है। तो हम ये देखते थे कि ये जो एवरेज अभी बन रहा है ना तीनों का एवरेज, इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर 8 1 9 ज़्यादा। कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा। एक बंदे पर 9 ज़्यादा है तो दो बंदों पर कितना, 18 ज़्यादा। तो प्लस में 18 है तो हमें यहाँ पर 18 माइनस कर देते थे, तो कितना होगा, बोलो 4 वर्ष। तो ये 4 वर्ष इसकी एज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, 4 आंसर आ रहा है। हाँ, CHSL का एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल। जो बच्चे CHSL की तैयारी कर रहे हैं, CGL तैयारी कर रहे हैं, देखो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा महत्व रखती है प्रैक्टिस। तो जितना आप टेस्ट लगाओगे उतना आपको फायदा होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसलिए टेस्ट बंद कर देते हैं, नंबर कम आने लगे। तो नंबर भले ही कम आए लेकिन टेस्ट लगाना बंद मत करिए, और टेस्ट में जो नहीं बनता है उस कंटेंट पे काम करते चलिए, उसको पढ़ते चलिए, उसके हिसाब से स्टडी करते चलिए, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है। और दूसरा तरीका भी हमने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ये कर सकते हैं कि हस्बैंड प्लस वाइफ हर एक, ये मिलाकर के 31 होगा एक के पास, तो 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा, बोलो इनकी उम्र होगी टोटल 62। और वर्तमान में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस बच्चा, एक के पास कितना, 22। एक के पास अगर 22 है तो तीन के पास कितना होगा, 22 दिया 66। तो देखो यहाँ से यहाँ जाने पर कौन बढ़ गया, तो आप कहेंगे भाई बच्चा बढ़ गया। कौन बढ़ गया, बच्चा बढ़ गया। तो बच्चा बढ़ गया तो बच्चे के बढ़ने से कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 4 बढ़ गया। तो जो बड़ा है ना वो किसका है, बच्चे का ही। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, बन जाएगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। यह सवाल रेशो से पूछा गया। देखिए, पीतल की एक कृति में जस्ता एवं तांबे का अनुपात कितना है, 4:5 है ना। मतलब यहां पर एक ब्रास पीस है, उसमें दो चीजें हैं, क्या क्या है, जिंक है और कॉपर है, और उसका रेशियो कितना है, 4:5 का है, 4:5 का है। तो उसने कहा इसी प्रकार की अगर हम एक और कृति लें जो कि कितना हो, 180 हो। कितना ले लें हम, 180 ले लें। अगर 180 केजी का एक हम कृति ले लें तो जस्ता की मात्रा बताइए क्या होगी। तो अगर इसको हम 180 केजी ले लें, 180 केजी ले लें, तो इसमें जिंक कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई 4 और 5 9 यूनिट बनेगा, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, बोलो 180 होगी, 180 केजी होगी। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक की वैल्यू आ गई 9 दूनी 18, मतलब क्या हो जाएगा 20 केजी। एक इकाई का मान अगर 20 केजी है तो इसके पास कितने इकाई है, तो आप कहेंगे 4 इकाई, तो 20 गुना कर दो इसको, 20 चौके 80 केजी ये बनेगा। इसको करोगे 20 गुना तो कितना बनेगा, 20 पंचे 100 केजी। तो हमें क्या निकालना था, जिंक निकालना था। जिंक कितना, 80 केजी। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करिएगा, ठीक है। ये 80 होगा, कॉपी पेस्ट किया है ना, तो इसके कारण से यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ पर कितना होगा, 10 होगा, और यहाँ पर होगा 120 हिंदी में। क्लियर है। तो 16 नंबर का सवाल खत्म हो गया। मतलब आपको डरना नहीं है कि भाई आपको मैथ्स नहीं आती। पटवारी का तो ये गारंटी मेरा कि मैथ्स आप पूरा बना लोगे, ठीक है। थोड़ा सा रीजनिंग पे काम कर लीजिएगा। बाकी पंचायती राज के क्वेश्चंस आप, अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर बुक्स नहीं मिल रही तो जो 35 से 40 जो पेपर हैं उनका पंचायती राज और उनका कंप्यूटर और उनकी हिंदी और उनका जीएस वो कंप्लीट कर लो। जब तक बुक्स आ जाएंगी मार्केट में फिर बुक से पढ़ना शुरू कर देना। पहले आप देख तो लो क्या क्या पूछा गया, क्योंकि जब आप पेपर को देखे रहोगे ना, और पेपर को देखने के बाद, बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप पटवारी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं सबका एक एक क्वेश्चन आप रट लीजिए। मतलब कंप्यूटर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो आप कर लीजिए, पंचायती राज के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर उस समय का था उसको छोड़ करके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, और करंट अफेयर भी देख लेना कि करंट अफेयर कहाँ से आया था
तो वही करंट में अभी उसी सेक्शन का करंट अफेयर भी तैयार करना, ठीक है। और जीएस के क्वेश्चंस, एमपी क्वेश्चन कहाँ से आए, हिंदी क्वेश्चन कहाँ से आए, पंचायती राज कहाँ से आया, ये आपने पढ़ लिया, आपको क्वेश्चन ध्यान में है। तो जब बुक्स मार्केट में आ जाएंगी तब आप बुक पढ़ रहे होंगे, तो बुक में सपोज करिए पंचायती राज का क्वेश्चन है या जीएस का क्वेश्चन है। जीएस का क्वेश्चन आपको अगर इस लाइन में मिल रहा है, सपोज करो मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है, बुक में आप गए तो वो क्वेश्चन आपको ऐसी बुक है, ठीक है, ये सारे बहुत सारे फैक्ट्स दिए हैं उसमें। मान लीजिए जीएस का क्वेश्चन ये वाला आया था पिछली बार, आपको याद है कि भाई ये क्वेश्चन आया था, तो फिर आपको मालूम क्या करना है, आपको इसके ऊपर के 2 क्वेश्चन और इसके नीचे के 2 क्वेश्चन, मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन और तैयार करना है। बुक में ये क्वेश्चन जहां भी है ना, जहां से भी उठाया था, उसके ऊपर की 2 लाइन पढ़ लेना और उसके नीचे की 2 लाइन पढ़ लेना। मेरी बात समझ गए? तो अगली बार वहां से संभावना बनेगी उसी पेज से क्वेश्चन आने की। इस तरीके से तैयारी की जाती है। क्लियर है? ठीक है। यहां पर टेलीग्राम की लिंक भी दी है, आप देखेंगे कमेंट में पिन किया हुआ है, तो वहां से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, वहां मिल जाएगी। कंप्यूटर का क्वेश्चन सपोज करिए अगर ब्राउजर आप सेक्शन पढ़ रहे हैं, क्या क्या ब्राउजर है, तो पिछली बार अगर मोजिला के बारे में पूछा था, तो आपको मालूम है कि क्रोम होता है, आपको मालूम है सफारी होता है ब्राउजर, बात समझ पा रहे हैं, आपको मालूम ओपेरा होता है, आपको मालूम यूसी होता है चाइनीज ब्राउजर। ये सब ब्राउजर, जितने भी ब्राउजर सारे ब्राउजर तैयार कर लो। सोशल मीडिया से क्वेश्चन पूछा है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो सारे तैयार कर दो। तो ऐसे करके एक फैक्ट उठाइए और उसके 10 फैक्ट ढूंढिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। क्लियर है? चलो चलिए, पूरा पेपर भी सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है, पूरा पेपर चाहिए तो पूरा पेपर भी सेंड कर दूंगा मैं। चलिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, सवाल नंबर 17 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे यहाँ पर 8943 से घटाया जाना चाहिए। किससे घटाना है हमें घटाना है 8934 से। 8934 से घटाया जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हर बार ऐसा सवाल पूछा गया है, लगभग ऐसा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या से बिल्कुल सलोनी, क्लास लगभग एंड पर चल रही है, आप लेट हो गए। परफेक्ट स्क्वायर से एक क्वेश्चन हमेशा आया है पटवारी के एग्जाम में, तो परफेक्ट स्क्वायर का सेक्शन आप अच्छे से तैयार कर लेना, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे तैयार कर लेना, ठीक है। देखो 8934 से घटाया जाना चाहिए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो यहां पर 4 ऑप्शन है, हम चारों ऑप्शन को देख लेंगे। 8934 8934 8934 और लास्ट में 8934। ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि भाई हम क्या घटाएं, 94 घटाएं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 96 घटाएं। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 98 घटाने के लिए। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 100 घटाने के लिए। हमें देखना परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हम चेक करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी है इसमें, बड़े ध्यान से समझना, बहुत काम की बात बता रहा हूं। मैं अगर यहां से 94 घटाता हूं तो यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप कि भाई 13 में से 9 गया, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यहां पर कितना आ गया, 8 आ गया, यहां पर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है, ये हो गया। यहां पर घटाएंगे, 14 में से 6 गया, कितना हो गया, आप कहेंगे भाई 8 आ गया। 12 में से 9 गया, कितना आ गया, तो आप कहेंगे भाई 3 आ गया। और यहां पर 8 और यहां पर 8 हो गया, ठीक। यहां पर देखिए 14 में से 8 गया, कितना आ गया, आप कहेंगे भाई 6 आ गया। 12 में से 9 गया, कितना आ गया, 3 आ गया। यहां पर 8 आ गया। यहां पर देखो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4, यहां पर 3, यहां पर 8, यहां पर 8। अब कॉन्सेप्ट समझिए, क्या आंसर होगा। ठीक है भाई, डेली मैं कंप्लीट पेपर सेंड कर दूंगा, इसी टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए। देखो मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, कभी आपने जीवन में अगर 10 का स्क्वायर किया होगा तो आप कहेंगे भाई 10 का स्क्वायर कितना बनता है, 100, ठीक है। अगर आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे भाई कितना बनेगा, 400 बनेगा। अगर 30 का स्क्वायर करेंगे
तो इसका मतलब क्या हुआ, 900 बनेगा। अगर 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, आप कहेंगे भाई ये बनेगा 10,000। तो लॉजिक लगाइए कि किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसके आखिरी में अगर एक जीरो है तो जस्ट डबल जीरो प्रोड्यूस कर देता है। कितना प्रोड्यूस करता है, डबल जीरो। देखो एक जीरो थी तो यहां पर आखिरी में कितने जीरो आए, 2 जीरो। एक जीरो थी, कितने जीरो आए, 2 जीरो। 2 जीरो थी, कितने आ गए, जस्ट डबल, कितने, 4 जीरो आ गए। इसका मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आखिरी में एक जीरो नहीं होता, एक जीरो नहीं होता। आया समझ में, एक जीरो नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला आंसर तो नहीं है। इसका मतलब 94 घटाने से हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा, 94 घटाने से हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला। समझ गए, क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ठीक है। एक ऑप्शन चला गया, ये बात नोट कर लेना अपने पास, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी में एक जीरो नहीं आता है। एक जीरो नहीं आता है, 3 जीरो नहीं आता है, 5 जीरो नहीं आता है, 7 जीरो नहीं आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज नहीं आ सकते, हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ जीरोज आएगा। किसमें, परफेक्ट स्क्वायर में। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखो अब आप करिए स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे मतलब हम यहां पर सपोज करिए अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, 4 चौके 16 आएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आएगा। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आएगा। 12 का स्क्वायर करते हैं सपोज करो तो कितना आएगा, आप कहेंगे भाई 144 आएगा, ठीक है। 18 का स्क्वायर करते हैं, मान के चलिए इवन नंबर, कुछ मैं छोड़ भी रहा हूं इसमें, तो कितना आएगा, 324 आएगा। अगर हम सपोज करिए 26 का स्क्वायर करते हैं तो 676 आएगा। और ऑड नंबर का स्क्वायर जैसे आप करोगे ना तो देखो 15 का स्क्वायर किया आपने, कितना आ गया, 225 आ गया। तो ऑड नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा आखिरी में क्या आता है, ऑड नंबर आता है। ध्यान रखिए क्या आता है, ऑड नंबर। इसलिए ऑड नंबर करने का कोई मतलब नहीं है। इवन नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं मतलब सम संख्याओं का स्क्वायर करते हैं, तो सम संख्याओं का स्क्वायर करने से होता क्या है कि देखिए सम संख्या में 2 में कितनी बार 2 आ जाएगा, 2 बार। तो ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा। किससे कटेगा, 4 से। ये भी किससे कटेगा, 4 से। ये भी किससे कटेगा, 4 से। ये भी किससे कटेगा, 4 से। अब पूरा चेक नहीं करना तो आखिरी के 2 डिजिट चेक कर लो 4 के लिए, आखिरी के 2 डिजिट ये चेक कर लो। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इवन नंबर का स्क्वायर हुआ है तो उसके आखिरी के 2 अंक जो है वो किससे कटते हैं। सबसे पहली बात कि इवन नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा इवन आता है, आखिरी में इवन आता है। इवन नंबर का स्क्वायर करने पर इवन आता है, ठीक है। तो यहां भी इवन नंबर का स्क्वायर किया तो इवन ही आया। तो आखिरी के 2 अंक किससे कटने चाहिए, 4 से। हमेशा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर जो इवन नंबर का स्क्वायर होगा उसके अंदर 4 हमेशा मौजूद रहता है ना, 4 हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए जब 4 की विभाजकता हमें चेक करना है तो आखिरी के हम 2 अंक चेक करते हैं, वो हमेशा 4 से कट जाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर ये वाला अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो ये आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर 4 से कटना चाहिए तो मैंने ये चीज देख ली कि भाई यहां पर ये जो है ये 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। जब ये आंसर नहीं है तो 96 घटाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन हमारा 96 नहीं है। बात समझ गए। और देखो यहां पर भी एक चीज देखो, ये भी 4 से नहीं कट रहा है, ये भी 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 100 भी हमारा आंसर नहीं है, 100 भी आंसर नहीं है। तो बचा क्या है हमारे पास, केवल ये बचा, ये 4 से कट रहा है। परफेक्ट स्क्वायर अगर इवन नंबर का स्क्वायर है ना तो ये 4 से कट रहा है। जब ये 4 से कट रहा है इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, 98 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। समझ गए, क्लियर है। हाँ, ये वाले में हम ये कर सकते हैं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसमें 2 3 7 8 आखिरी का अंक नहीं होता, आपको मालूम है। जब किसी परफेक्ट स्क्वायर में 2 3 7 8 आखिरी में नहीं होता तो हम ये देख के कह सकते हैं भाई ये वाला जो है 8 आ रहा है आखिरी में, इसमें 8 आ रहा है घटाने पर, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये पता चल जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर ये और ये दोनों फंसेंगे, इसलिए मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा लग गया, इवन नंबर वाला लग गया, ठीक है।
क्लियर है? इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं परफेक्ट स्क्वायर में, जब हम क्लासेस पढ़ते चलेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट आता रहेगा, आप चिंता मत करिए। चलिए ये सवाल बहुत आसान था, सवाल नंबर 18। उसने कहा था कि भाई यहाँ पर x/5 और 9/15 समतुल्य है। मतलब समतुल्य मतलब क्या? बराबर है, इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं। तो हम इनको कंपेयर करके x का मान तो निकाल ही सकते हैं ना। 5 से कितनी बार? 3 बार, और 3 तिया कितना? 9। क्या आंसर आ गया? 3 आ गया। तो 80 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। अब देखिए ये सवाल भी परफेक्ट स्क्वायर से ही लगभग पूछा गया, या स्क्वायर से ही पूछा गया, बहुत आसान है, बस समझने की आवश्यकता है। अब मैंने आपसे कहा है कि कम से कम 50 तक, तो 50 से लेकर के 60 तक के स्क्वायर तो आप याद करिए, और नहीं याद करते हैं तो आप इनको बनाना सीख लीजिए। मैंने मेथड सिंप्लीफिकेशन में डिस्कस की है, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। जिनके पास सिंप्लीफिकेशन के वीडियोस नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो उनको वीडियोस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यूट्यूब पर ही पड़े हुए हैं, लेकिन आप अगर हो सकता है ढूंढ ना पाएँ तो दे दूंगा, उसमें ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो देखिए मैं आपसे कहता हूँ भाई 4224, एक्स स्क्वायर का मान उसने कहा है कि भाई 4224 है, 4224 है, तो x का मान बताइए किससे किसके बीच में होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो मैं आपसे कहता हूं भैया जो 4224 है, 4224 है, देखो अगर मैं यहां पर 60 का स्क्वायर करता हूं और यहां पर मैं सपोज करिए 70 का स्क्वायर करता हूं, तो मुझे एक आइडिया लगेगा रफ। क्या आइडिया लगेगा? कि जो 4224 है ना वो 3600 से तो बड़ा है और 4900 से छोटा है। फिर मैंने कहा एक काम करके देख लो भाई, यहां पर आप अगर 65 का स्क्वायर करो, 65 का स्क्वायर करोगे तो आपको बताया है मैंने कैसे करते हैं, 55 25 और 6 7 42, 4225 कितना आ रहा है? 4225। इसका मतलब अगर मैं यहां पर 4225 लिखूं जो कि किसका स्क्वायर है? 65 का, तो 4225 से 4224 तो छोटा है ना। और इससे नीचे अगर मैं देखता हूं 65 ले लिया, 64 लेके देख लो, तो 64 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे भाई 4096 होता है। कितना होता है? 4096। इसका मतलब 4096 से बड़ा है। ये एकदम परफेक्ट जोड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है? परफेक्ट बन रहा है। ये लाइन एकदम परफेक्ट है, ठीक है। हमने अंदाजा लगाया कि 60 से ऊपर जाना है और 70 से नीचे, तो 60 से ऊपर में हमने ले लिया किसका? हमने ले लिया है, यह है 64 का स्क्वायर से ये नंबर बड़ा है कितना? 4224, और ये 4225 है, मतलब 65 का स्क्वायर है। बात समझ गए? अगर मैं इन सब का स्क्वायर रूट करता हूं, इसका मतलब देखो ये 4224 जो है ना, ये किसका मान है? आप कहेंगे भाई एक्स स्क्वायर का मान है, एक्स स्क्वायर का मान है। सबका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? 64 से बड़ा x और x से बड़ा क्या? 65। इसका मतलब ये संबंध एकदम सही आएगा, x जो है इज ग्रेटर देन 64 एंड लेस देन 65। मतलब आंसर हमारा ये होगा। बिल्कुल समझ गए क्या लॉजिक है? बन जाएगा। चलिए वेरी गुड। तो इसको फटाफट से नोट करिए। ये हमने 65 का स्क्वायर लिया यहां पर, ठीक है, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर का मान है। लास्ट सवाल आज की क्लास का देखो, इसने कहा कि महत्तम 4 अंक की संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप जानते हैं कि भाई 9 का स्क्वायर जब हम करते थे तो कितना आता था? बोलो। आप कहेंगे भाई 81 आता था। 99 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? आप कहेंगे भाई 9801 आता है। इसका मतलब हमें इतना तो याद ही है ना, पढ़ा तो है ही, दिमाग कब लगाओगे? जब पढ़ा है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। हाँ 99 का स्क्वायर है।
अब ये आपको सीखना है तो कैसे करोगे, देखो 9 का स्क्वायर हम कैसे करते हैं, तो आपको ये करना है कि यहाँ पर एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। अगर ये सिंगल डिजिट है, एक डिजिट है 9, तो 9 का स्क्वायर में आपको क्या करना है, एक बार क्या करना है, एक लिखना है। एक डिजिट का है तो एक को हम एक अंक में लिखेंगे और इससे हम एक घटाएंगे, किससे, 9 से हम एक कम करेंगे, 8 लिख देंगे, कितना हो गया, 81 हो गया। समझ गए। इसी तरीके से अगर आपको 99 का स्क्वायर करना है, 99 का स्क्वायर करना है, तो देखिए यहां पर 99 कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, कितने हैं, 99 एक 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंकों में लिखना है एक को अगर 2 अंकों में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, बोलो, हम ऐसे लिखेंगे 01 करके, एक, इसका सेंस एक निकले तो 01 लिख दो, ठीक है। और 99 से हमें एक घटाना है, कितना हो गया, 98, तो 98 को हम यहां रख देंगे, क्या हो गया, 9801। क्लियर है, सीख गए। इसी प्रकार से आप करके बताइए कि 999 का स्क्वायर क्या होगा, तो 999 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम 3 अंकों में लिखेंगे, एक को 3 अंक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 001 ऐसे लिख देंगे, और ये 999 से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा, 998, तो यहां पर लिख दीजिए 998, ये हो गया इसका स्क्वायर। तो ऐसे 9 के डिजिट में कितनी बड़ी संख्या आ जाए आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लेता है, ठीक है। चलो अब एक और करके बताइए मुझे, सब लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा। 9999 का स्क्वायर, बोलो क्या होगा। कमेंट में आंसर चाहिए सभी से, जितने बच्चे लाइव हैं सब लोग आंसर करेंगे। महेंद्र, वैभव, अविनाश, संजना, मयंक, प्रिया, सालू, बताइए, सब लोग बताइए। नितिन, क्या हुआ, ट्रिपल 9980001, ठीक है, 999800001, वेरी गुड। वैभव, करिश्मा, बहुत अच्छे, सालू, बहुत बढ़िया, बताओ फटाफट, सबके कमेंट चाहिए, सभी के। ब्रजेंद्र, 999, ब्रजेंद्र गलत है आपका, 0001 चाहिए, बिल्कुल। नितिन, अविनाश, वेरी गुड। 9987, नहीं ये गलत है, 711 गलत है। देखिए कितने अंक हैं यहां पर, 4 अंक है, तो 4 अंकों में हम एक लिखेंगे, एक कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4, 4 अंक बन गए एक के। फिर ये जो आ रहा है यहां पर 9999, इससे मात्र एक घटाना है, एक कम करना है, क्योंकि वहां पर एक लिखा है, एक घटाओगे तो यहां पर 8 आएगा, यहां पर 9 9 9, 998 कितना आएगा, 999 0001, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, आया समझ में। तो ये आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, करके देखना है। एक चीज और सीख लीजिए आप लोग, कभी अगर ये पूछ दे कि भाई 11 का स्क्वायर करना है, 111 का स्क्वायर करना है, 1111 का स्क्वायर करना है, 1111 का स्क्वायर करना है, ये करना है, तो कैसे करोगे, तो देखिए कैसे करना है। जैसे 11 का स्क्वायर करना है तो आप यहां पर 1 लिखेंगे, कितने अंक हैं, आप कहेंगे भाई कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 11 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 1 से 2 तक जाइए और फिर वापस 1 पर आइए। 1 से स्टार्ट करना, कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 अंक तक जाना, फिर वापस उसी पर आना, तो 1 2 1 मतलब कितना हो गया, 121, कितना हो गया, 121। अब इसमें वही चीज लगाएंगे, तो क्या करेंगे, तो कितने अंक है, 1 से स्टार्ट करना, कितने अंक है, 3 तक जाना है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 और वापस आप आएंगे यहां पर, कितना हो जाएगा, जाना 3 तक है, 3 तक बढ़ते जाना है और वापस उसी फॉर्म में आना, 1 2 3 2 1,
क्लियर है? बना लोगे? इसको करिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1। चेक कर लेना कैलकुलेटर से। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसका करेंगे, बताओ सब लोग कमेंट करके कितने डिजिट हैं यहाँ पर, 6 हैं, तो 6 तक जाना, कमेंट करके बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर करना है आप लोगों को। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 वैभव, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए है वो। महेंद्र 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। नरेश क्लियर है, हिमांशु तिवारी बन जाएगा, राधे क्लियर है, संजना क्लियर है, आशीष वेरी गुड, नितिन पटेल वेरी गुड, मयंक वेरी नाइस। हाँ, क्लास जो है रेगुलर ही है ऑलमोस्ट। आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी क्लास रहेगी, तो बस आप सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चलिए आज की क्लास का एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट से। एनालिसिस में क्या है, देखिए टॉपिक की हम बात करते हैं तो परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन नहीं था, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था, तो प्रॉफिट लॉस आपको तैयार करना है, परसेंटेज तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा वैसे भी प्रॉफिट लॉस पे अगर जाना है तो, ठीक है। रेशियो का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें 4:5 का रेशियो था, ब्रास वाला। एज का जो क्वेश्चन था, एज का 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो एक हमने जो लिया है वो एवरेज में लिया है उसका क्वेश्चन, ठीक है, एवरेज के साथ कनेक्ट था तो एवरेज में लिया है। मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं था, एवरेज का क्वेश्चन था, एवरेज से 2 क्वेश्चन है। SICI से क्वेश्चन नहीं था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेगुलर। स्पीड एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन था, ये भी रेगुलर। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस तैयार करना है। नंबर सिस्टम के देखिए आप कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, तो नंबर सिस्टम तो हाईएस्ट प्रायोरिटी है आपकी। सिंप्लीफिकेशन से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये भी आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। एलजेब्रा के 2 क्वेश्चन थे, सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है, और मेंसुरेशन के भी सिंपल क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। तो ये आज के पेपर में रीजनिंग का एक भी सवाल नहीं आया है ना। तो मैथ्स के ये चैप्टर्स महत्वपूर्ण है, तो एनालिसिस आप देखते जा रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आप चैप्टर की तैयारी करिए, क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लास अगर कल होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको लिंक शेयर कर ही दूंगा। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाएंगे ना, तो वहाँ पर लिंक मिल जाती है, क्लास होगी तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बहुत रेगुलर तो मैं आपको कमिटमेंट नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन उसके अलावा जब भी मैं क्लास ले पाऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल हम रख लें क्लास, या परसों भी रह सकती है, जो भी होगा। तो आप अपने पास में एक ही तरीका है कि टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक बच्चे ने बोला था कि सर वो वाला सुनना है, क्या सुनना है, कि वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था, ठीक है, तो मैं सुना देता हूं। गौर फरमाइएगा शब्दों पर, कि अब तो इत्री भी लगाएं तो क्या वदन महकता नहीं। आपको मालूम है कि जब जिस समय जिसका समय चलता है ना, उस समय वो काम कर लेना चाहिए। आप अभी विद्यार्थी हैं, आपके पास समय है, समय की डिमांड है कि आप अपना टारगेट अचीव कर लें, अपना गोल अचीव कर लें। बाद में समय निकल जाने के बाद कहते हैं ना कि पुस्तकस्था तू या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या ना तद्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और तिजोरी में रखा हुआ धन, समय निकल जाने पर अगर आपने काम, मतलब समय के साथ अगर काम नहीं लिया ना, तो समय निकल जाने के बाद किसी काम का नहीं होता। इसी प्रकार से, इसी हिसाब से जो कथन मैं आपको बोल रहा हूं, क्या कि अब तो इत्री भी लगाएं तो क्या वदन महकता नहीं, अब तो इत्री भी लगाएं तो क्या वदन महकता नहीं, और वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय।